हेलो क्लास। हम लोग आज काइनेमेटिक्स का ये लास्ट क्लास है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन उसी में ही कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और वो कितना दूर जाके गिरेगा, देन प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक थीटा और एक एंगल वो मेक करेगा, उसी का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। और एक देखेंगे हम लोग उसके जो वर्टिकल एक्सिस में वो थीटा एंगल अगर क्रिएट कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट केस है प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो मैंने जैसे बोला था क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, अलोंग द प्लेन है ना, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंड वर्टिकल क्या है, इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द प्लेन यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस एक्सिस से और इस एक्सिस से वो थीटा एंगल क्रिएट करेगा। तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा, दिस इज थीटा। तो एज यू कैन सी हियर, तो आप जैसे इस इमेज में और इस डायग्राम में देख सकते हो कि क्या, अगर एक प्रोजेक्टाइल, लेट ए प्रोजेक्टाइल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, ओ से जाके वो इस पॉइंट तक जा रहा है और मैक्सिमम वो कितना तक जाएगा, टू द पॉइंट पी, वो ऊपर जाएगा विथ वेलोसिटी u। तो एक ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u मूव कर रहा है और वो कितने डिस्टेंस पर, ये x डिस्टेंस पर जाके गिर रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, तो कंसीडर ए पार्टिकल फायर्ड विथ एन वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, द प्रोजेक्टाइल राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट p, ठीक है, एंड फॉल्स बैक टू द q। सो यहाँ ये पॉइंट को हम लोगों ने q डिनोट किया है, लाइंग ऑन द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये q पॉइंट और ये o पॉइंट एक ही लेवल पे है और एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो p पॉइंट का ग्राउंड से हाइट लेट हम लोगों ने ym लिया है, ym हम लोग मैक्सिमम हाइट जो है वो उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, और मैक्सिमम रेंज होगा x, कैपिटल X में हम लोगों ने डिनोट किया है, जैसे ये मैक्सिमम रेंज है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला था, अगर वेलोसिटी इज मूविंग तो क्या है, u जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो xy प्लेन में मूव कर रहा है ना। तो xy प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो u का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा, जो कि एक x डायरेक्शन में होगा और जो कि y डायरेक्शन में होगा। तो जैसे मैंने बताया था पहले कि अगर हम लोग u को अगर कोई रैंडम वेक्टर ले रहे हैं और रैंडम वेक्टर कंसीडर करें, और इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और जो एंगल वो क्रिएट कर रहा है जिस एक्सिस से एडजेसेंट एंगल है, जैसे यहाँ पर x एक्सिस से एडजेसेंट एंगल है, तो ये जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज u cos थीटा। और ये कैसे आए भी मैं समझा चुकी हूँ, सो गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो y कंपोनेंट इसका क्या होगा, y कंपोनेंट विल बी u साइन थीटा। ठीक है, एज इट इज रिटन हियर, u साइन थीटा एंड u cos थीटा। सो मैंने एक बोला था कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो था वो हमेशा यूनिफॉर्म था। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, जो कि x कंपोनेंट के डायरेक्शन में है, दिस इज u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो u cos थीटा को क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर लिखा है u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, दिस component is uniform as it is horizontal velocity since acceleration due to gravity g has no component in this direction। इसका ये यूनिफॉर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ
होता है ना। इसका कोई भी कंपोनेंट और जी का कोई इफेक्ट ही नहीं है उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, वो पैरेलल मूव कर रहा है और जी से वो क्या कर रहा है 90 डिग्री एंगल करके मूव कर रहा है ना। क्योंकि हर पॉइंट में अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पर लेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो, इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दिस डायरेक्शन और ऐसे होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो हमेशा जी से क्या करेगा 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। तो ठीक है, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द जी, दैट्स व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। अगर उसका कोई इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट ही नहीं है और उसका कोई अगर इन्फ्लुएंसिंग कॉज ही नहीं है तो वो तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, है ना। जैसे आप लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हो कि अ बॉडी इज मूविंग और इट इज एट रेस्ट, और हम लोग क्या था, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपना रेस्ट, स्थिरता या फिर उसका गति, उसका कोई चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स और कोई इन्फ्लुएंसिंग मीडियम उस पर एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई भी इन्फ्लुएंसिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर यूनिफॉर्म हो गया, है ना, और हम लोग बोलते हैं इट इज कांस्टेंट, है ना। देन आता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, दैट इज यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, उसी के अलोंग द डायरेक्शन हो रहा है। और अगर हम लोग उसको अगर अपवर्ड इट इज मूविंग, देन हम लोग बोल सकते हैं इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन टू द जी। तो जैसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि इफ ए बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगा, हमेशा इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर एक बॉडी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, नेगेटिव में होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल जी के डायरेक्शन के ऑपोजिट ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जी माइनस जी कैसे हुआ समझ में आ गया, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन, ठीक है। सो यू साइन थीटा अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है और वो अपोजिट टू जी मूव कर रहा है, लेकिन इस पे जी का इन्फ्लुएंस भी तो हो रहा है कि नहीं। सो अगर इसका जी का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसिंग बॉडी है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी इन्फ्लुएंस होगा और उसी की वजह से, उसी इन्फ्लुएंस की वजह से उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी में वो मूव नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी वेरी करेगा विथ हाइट, ठीक है। तो हम लोग जैसे जब ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें कि हाइट पे जी का वैल्यू क्या होता है, डेप्थ के जी पर जी का वैल्यू क्या होता है। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म कॉज है ये हम लोग वहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। देन सिंस जी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट, तो ये वाला ये उसका कॉज है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन हम लोगों ने जैसे पढ़ा था प्रीवियस ईयर में, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, कि अगर एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो वो किस पाथ में मूव कर रहा है ना। तो उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते थे, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्राजेक्टोरी। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी और जो उसका जो पाथ है उसी को डिफाइन करता हुआ अगर एक इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, तो उसी इक्वेशन के फॉर्म को हम लोग देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन सर्किल के फॉर्म में है या फिर इलिप्स के फॉर्म में है या फिर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है ना। तो अगर हम लोग उसी ट्राजेक्टरी का इक्वेशन को निकाल देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन से पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सिंपली बताया था, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग उसके क्या क्या हो रहा है, क्या कंपोनेंट्स है, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स निकल रहा है, हम लोग उसे पहले दिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देंगे उसका एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकलेगा और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकलेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लेंगे तो वो किस में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और एक्स कंपोनेंट में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स। तो हम लोग जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या पढ़ते थे, यू टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मोशन था ना, जिसमें एस द डिस्प्लेसमेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम टेकन, ए इज द एक्सेलरेशन एंड अगेन हियर हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन हियर टी इज ऑल्सो द टाइम टेकन, है ना। तो ये इसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ा था, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी था, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम लोग एक डिफरेंशियल फॉर्म में भी को कांस्टेंट ले जाए, है ना, अगर भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाए तो इस डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट कुछ नहीं सिर्फ जीरो होगा। ठीक है, तो हियर द वेलोसिटी कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल इक्वेशन यहाँ पर x इज इक्वल टू यू टी, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होना चाहिए। सो इसका ए टी पार्ट ये कट गया, ये हो गया ज़ीरो। अब यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, और x इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं। सो यहाँ पर क्या आ गया, सो दिस इज द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये वाला जो t था ये यहाँ पर आ गया। सो ये इक्वेशन 1 समझ में आ गया आई होप। देन उसी तरह हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, है ना। देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग क्या करते थे, वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे थे, जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में था, है ना। तो अगर हम लोग वाई एक्सिस में डायरेक्शन ले रहे हैं तो लेट हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस को हम लोग लेंगे और इसको डिनोट करेंगे वाई से। तो ये भी वही होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के समान है, लेकिन यहाँ पर और एक गौर करने की बात क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑपोजिट जी में हो रहा है ना। तो जो एक्सेलरेशन का यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी माइनस जी, तो इसीलिए यहाँ पर एक माइनस टर्म आया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आ गया क्या, y इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u साइन थीटा डॉट टी टाइम टेकन माइनस, क्योंकि इट इज एक्टिंग अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो एक ही जगह पर हम लोग जी डाल दिए और टी रिमेन एज सेम, दैट इज द टाइम टेकन। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को मिल गया द वेलोसिटी इक्वेशन, जो उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ठीक है, सो हियर u sin theta is the initial velocity of the projectile in vertical direction and acceleration is taken to be negative as its direction is upward। तो ये समझ में आ गया। तो इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, t का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन टर्म है, वो क्या है, t को हम लोगों को नहीं पता है कि t का वैल्यू क्या है। सो हम लोग t का अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग इस t का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, है ना। तो उसी से ही हम लोगों को निकल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टोरी क्या है। सो यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2
द एक्सप्रेशन फॉर y इज सिंप्लीफाइड एज दिस वन, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, यू कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर सिर्फ बचा एक्स टेन थीटा, है ना, माइनस जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया उसका इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टोरी। ठीक है, तो सिमिलरली इस इक्वेशन को देखेंगे कि हम ये वाला इक्वेशन किस इक्वेशन के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर है दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का जैसे एक पैराबोला का जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होता है और इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज इन द सेम फॉर्म लाइक दिस इक्वेशन, है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो फॉर्म होता है वो भी इसी इक्वेशन के सिमिलर होता है। तो इसी इक्वेशन को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, सो जो कि सिमेट्रिक है कि इससे वाई एक्सिस से, क्योंकि हम लोगों ने वाई से निकाला है। ठीक है, हेंस द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक पाथ। तो जो इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल है ना, जो प्रोजेक्टाइल है और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जो ट्राजेक्टोरी है, प्रोजेक्टाइल का जो ट्राजेक्टोरी है वो एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, सो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट है वाई एम। तो जैसे मैक्सिमम हाइट क्या है, आप ये प्लेन ऑफ थ्रोइंग है और आप जिस प्लेन पे खड़े हो तो आप एक बॉल थ्रो कर रहे हो। ठीक है, एक पॉइंट तक वो जाएगा, फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है ना। ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड इट इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड। लेकिन एक पॉइंट पे क्या होगा, वो रेस्ट हो जाएगा। क्यों रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। तो एक पॉइंट से वो क्या करेगा, फॉल होना स्टार्ट होगा। तो उसका क्या उसे बोल लेंगे, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और वो कितना मैक्सिमम हाइट तक मूव कर सकता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। और इसको बोलेंगे द मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग YM से डिनोट करेंगे। सो इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो जैसे मैंने बोला इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल मूव कर पाएगा। ठीक है, तो एट पॉइंट P फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है, दिस इज ज़ीरो, दिस इज एक्चुअली ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट P था ना, एज यू कैन सी इन डायग्राम, ये पॉइंट P था, दिस वन इज पॉइंट P। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाके वो रेस्ट हो गया। ठीक है, सो एट पॉइंट P द फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो, So let us consider the motion of the projectile in vertical direction only. ठीक है, तो हम लोग इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को नहीं कंसिडर करें, हम लोग से क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे। सो एट O, तो O पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, जो उसका इनिशियल पॉइंट है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग ले रहे थे, कंसिडर करेंगे। सो ये था u sin थीटा, so the vertical component initial velocity is u sin theta and the acceleration due to gravity is minus g, क्योंकि ये upward मूव कर रहा है ना, upward मूव कर रहा है। सो अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग जब ये upward मूव कर रहे हैं उसी पार्ट को हम लोग कंसिडर करें, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये जो हाफ पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना। तो डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसको हम लोग कंसिडर में नहीं ले रहे हैं, इसका सिर्फ अपवर्ड पार्ट को हम लोग कंसिडर में ले रहे हैं। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी, क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है ना। एंड वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये तो हम लोगों ने YM डिनोट किया है। सो इस पर हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक रिलेशन यूज़ करेंगे। जो एक्सप्रेशन था v² - u² इज इक्वल टू 2as,
है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिया था, एट पॉइंट पी द फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो v की जगह पर 0 हो जाएगा। एंड इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिया था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को, दैट इज u sin थीटा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम हाइट था ym। तो इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोगों को द मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो क्या होगा, ym इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये तो सिंपली ही एक सिंप्लीफिकेशन ही है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि किस जगह पर कौन सा कंपोनेंट कैसे एक्ट कर रहा है ना। कि जैसे हम लोगों ने ये हाफ पार्ट लिया था, तो ये बॉडी मूव कर रहा है किसमें, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया g। अच्छा, इसका तो हम लोगों ने हाफ पार्ट देखा, अगर इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट, अगर इसका हम लोग जो अनदर पार्ट देखते हैं, तो इस पे एक्सप्रेशन क्या होता, यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, u विल बी 0। एंड फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग इसके ये लेते हैं u cos थीटा, है ना। सो यहाँ पर cos थीटा को हम लोग अगर इस हाफ के लिए लेते, हम लोग हॉरिजेंटल कंपोनेंट को फाइनल वेलोसिटी लेते। तो अगर फाइनल वेलोसिटी ले लेते तो हम लोग g को क्या, और अगर लेट इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट को नहीं लेके हम लोग अगर वर्टिकल कंपोनेंट को लेते, क्योंकि हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कंसीडर करना होता ना। तो इस पे अगर इस हाफ के लिए इसका जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक्सप्रेशन क्या होता, ओनली g, नो नेगेटिव साइन विल बी देयर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा केस स्टडी कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो इसको डिफरेंट वे में। तो मैंने एक फॉर्म में और वन हाफ के लिए दिखा दिया, आप लोग घर पे थोड़ा उसके सेकेंड हाफ के एक्सप्रेशन लेके और उसके कंपोनेंट्स लेके डाल के चेक करना कि ये जो ym का वैल्यू ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सेम ही आएगा चाहे आप इस हाफ के लिए या फिर इस हाफ के लिए, द वैल्यू ऑफ ym विल बी सेम दिस वन। ठीक है, सो इट इज़ योर टास्क टू चेक द अदर हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द जिस हाफ में वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, देन आता है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो उसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो पी पॉइंट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये हम लोग देखेंगे, अगेन कॉन्सिडरिंग द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को हम लोग कॉन्सिडर करेंगे। सो एट पॉइंट ओ, जो कि इनिशियल पॉइंट था, है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लेंगे u साइन थीटा। एंड एट पॉइंट p द फाइनल वेलोसिटी क्या है, और द वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। यहाँ पर है u साइन थीटा एंड इट इज एट पॉइंट p द वेलोसिटी इज 0। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी -g होगा एंड टाइम टेकन इज लेट t। सो अप्लाइंग द काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v जो फाइनल वेलोसिटी है 0 डाल दिया, देन u इज द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी दैट इज u साइन थीटा एंड ए टी, ए का वैल्यू है -gt। सो द एक्सप्रेशन फॉर टाइम इज t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन ये है। सो इस सिंप्लीफाई आप लोग करके देखना। देन आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम क्या है, तो मैंने क्या बोला था, पी पॉइंट तक जब जो वो जाएगा वो हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, क्योंकि नीचे गिरने का भी पोर्शन है कि नहीं, नीचे गिरने का पोर्शन भी उसका हाफ है। तो पी पॉइंट तक जाने के लिए उसको टी टाइम लगता था, स्मॉल टी टाइम, है ना, पी पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम ऑफ एसेंट लगता था टी। तो यहाँ पर बोला गया है कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उसको ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, उसको नीचे आने के लिए भी वही सेम टाइम लगेगा,
है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए भी जितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने के लिए भी वही सेम टाइम ही लगेगा, कोई डिफरेंस इन टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल उसको स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे गिरते गिरते तक उसको कितना टाइम लगेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कम बैक टू द सेम लेवल, और सेम प्लेन पे उसको आके गिरने तक उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सिंस द मोशन फ्रॉम O टू P एंड P टू Q इज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वो सिमेट्रिक है दोनों से ही, ठीक है। सो द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग ये दोनों का एडिशन कर देंगे, सो T इज इक्वल टू 2T। तो T का एक्सप्रेशन क्या था, U साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ पर सिर्फ एक 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देन आता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, कि वो एक पॉइंट से आप लोग अगर थ्रो कर रहे हो वो कितना डिस्टेंस जाके गिरेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेंज। और हम लोग जैसे बोलते हैं क्या है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस गन और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस बाव, है ना, कि एक तीर जो जाएगा वो कितना दूर से दूर तक जाएगा इस धनुष से और समथिंग, और एक जो होता है बंदूक, है ना, एक गन का रेंज कितना है, उसका रेंज हम लोग उसी से बोलेंगे, क्योंकि उसकी गोली जितना दूर तक जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि ये अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये जाके गिर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये था O पॉइंट, ये था Q पॉइंट, तो O पॉइंट एंड Q पॉइंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसी का हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, दिस वन, ठीक है, समझ में आ गया। सो हॉरिजॉन्टल, अच्छा यहाँ पर हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंपोनेंट लेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट को हम लोग लेंगे। सो द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द ट्रैवल ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ यूनिफॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जितनी दूर वो मूव कर रहे हैं और जितना डिस्टेंस वो क्रॉस कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन इसमें क्या हम लोगों ने एक्सेलरेशन पार्ट को ओमिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या होता, अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालने थे तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता कि नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया है, और जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ये जो एक्सेलरेशन पार्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 और ये हो जाएगा कैंसिल। सो फिर ये ओनली ये पार्ट बचेगा। सो x इज इक्वल टू S डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल रेंज x एंड u इज u cos थीटा एंड टाइम। सो टाइम का एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है, दैट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। सो इसी को ही हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। So this is the expression for the horizontal range of the projectile which is projected from a point O by making an angle theta with the horizontal axis. So तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग कितना एंगल से मूव करेंगे, है ना, एक कोई भी वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी से आप लोग मूव कर रहे हो, ठीक है, आप 16 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हो या फिर 40 किलोमीटर पर आवर से उसको मूव करा रहे हो, लेकिन वो उसको कैसे हम लोग फेंकेंगे और किस एंगल से फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर पाएगा उसी वेलोसिटी में, उसी वेलोसिटी रेंज में वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज कर पाएगा, है ना, और किस एंगल से हम लोग थ्रो करेंगे तो वो उतना मैक्सिमम जो रेंज वो मूव कर पाएगा। तो हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या था, दिस वन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है।
दिस वन इज द इक्वेशन 4. From equation 4, it is clear that the horizontal range depends on the value of velocity of projection. तो ये तो क्लियर है, आप अगर ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा और एंगल पे भी वो मूव कर मतलब डिपेंड करेगा. सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज़ u एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा. ठीक है, तो एक्सप्रेशन जैसे था यहाँ पर ये इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द u एंड थीटा और g तो कांस्टेंट है तो ओनली वेरिएबल क्या है u एंड थीटा. तो ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन पे और थीटा एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है. तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, देन आता है सो फॉर ए फिक्स्ड थीटा एंड फिक्स्ड u रेंज कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द थीटा. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इस थीटा को फिक्स ना कर, इसको मत लीजिए. फॉर ए यहाँ पर ओनली लेंगे हम लोग फॉर ए फिक्स्ड u. ठीक है, तो अगर u को हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे तो वो डिपेंड करेगा ओनली थीटा पे. सो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होता है, उसका मैक्सिमम साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है कि नहीं. सो साइन थीटा का वैल्यू कब 1 होता है, जब दिस टू थीटा विल बी 90 डिग्री. जब टू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तभी साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 होगा. सो टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो थीटा इज 45 डिग्री. सो जब थीटा का वैल्यू 45 है और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तभी हम लोग को मिलेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम और तब वो बॉडी एक वेलोसिटी रेंज में क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस मूव कर पाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि u इज़ फिक्स्ड है ना, ये u इज़ फिक्स्ड हियर है ना. सो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया था बट ये आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना कि यहाँ पर थीटा फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड u है और थीटा इज़ रेंजिंग और थीटा इज़ वेरिएबल है ना. सो इसी थीटा वैल्यू को और साइन टू थीटा के लिए हम लोग 1 उसके रेंज में डाल देंगे. सो यहाँ पर क्या था u स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा था. सो साइन टू थीटा की जगह हम लोगों ने 1 डाल दिया. सो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्क्वायर बाय g. तो एक मतलब उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा एक बॉडी का, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा. देन हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है वो उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो थीटा एंगल कर रहा था. लेकिन ये अब क्या करेगा, ये उसके वर्टिकल जो एक्सिस है उसी पे थीटा एंगल मूव करेगा. तो इसमें तो अगर थीटा चेंज हो गया तो इसका कंपोनेंट भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं. क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला था कि कोई भी वेक्टर हो है ना, तो वो उसके जिस कंपोनेंट से एंगल क्रिएट कर रहा है ना, तो उसी अगर कोई भी वेक्टर थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है कोई भी उसके कंपोनेंट से, तो उसी कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा में होगा. ठीक है, तो यहाँ पर थीटा एंगल क्रिएट करा है तो अब जो ये y एक्सिस पे जो होगा वो होगा उसका कॉस थीटा कंपोनेंट और u कॉस थीटा, जैसे एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम. ठीक है, सो ये वाला आ गया. इसको अब क्लियर करते हैं थोड़ा, ये नहीं दिख रहा है. सो एज यू कैन सी हियर है ना, सो इट इज़ u कॉस थीटा, दिस वन इज u कॉस थीटा क्योंकि ये एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर आ गया u साइन थीटा. तो अगर इसको u साइन थीटा और इसको u कॉस थीटा करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा. तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग थोड़ा इसका एक्सप्रेशन निकालना. प्रीवियस केस में जैसे आप लोगों ने
काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके आप लोगों ने जैसे ही निकाला था, इसका भी हर एक पार्ट, है ना, जैसे हो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हो, टाइम ऑफ एसेंट हो, टोटल टाइम ऑफ हाइट हो, या फिर मैक्सिमम हाइट हो, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज हो, इसको आपको पूरा फाइनली पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लोगों को फाउंड आउट करना है। दिस इज़ योर टास्क, है ना, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करोगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओनली मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, क्योंकि मैं दोबारा वही चीज़ नहीं करूँगी, ठीक है। दिस इज़ योर टास्क टू फाइंड आउट हाउ दिस एक्सप्रेशन आर कमिंग। सो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। व्हेन ए बॉडी इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी यू वेलोसिटी से वो उसको हम लोगों ने फायर किया, जो कि एंगल थीटा कर रहा है किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी गेट इंटरचेंज, तो ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया, दैट इज यू कॉस थीटा एंड हियर इट इज यू साइन थीटा। सो इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू साइन थीटा इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यू साइन थीटा यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यू साइन थीटा के अलॉन्ग जो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो होगा 0, ठीक है। सो इन द वर्टिकल कंपोनेंट इज यू कॉस थीटा, सो इट इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू कॉस थीटा एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, जो कि जी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सो ये हो जाएगा जी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। सो उसी के हिसाब से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हम लोगों को मिल गया। इट इज़ यहाँ पर पहले वाला इक्वेशन में क्या था, ये था टेन थीटा में था, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कॉट थीटा में। यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख दिया है मैंने, यू हैव टू फाइंड आउट इट प्रॉपरली, है ना। देन आ गया टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बाई जी, देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा बाय जी, देन मैक्सिमम हाइट आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमेशा सेम है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। इस पे ये चारों का क्या है, कॉस की जगह साइन पर, मतलब साइन की जगह कॉस आ गया, है ना, और कॉस की जगह पर साइन आ गया, यहाँ पर टेन की जगह कॉट आ गया। लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये गौर करने की बात है कि इसका हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो हमेशा सेम रहेगा। द हॉरिजॉन्टल रेंज एक्सप्रेशन फॉर बोथ द केसेस आर सेम, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आप लोग कैसे सेम आया आप लोग थोड़ा करके देख लेना। तो इसी के साथ ही हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।